हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से मिल रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अनगिनत ऑब्जेक्ट्स हैं। किसी का कैसा भी शेप हो सकता है, कैसा भी साइज हो सकता है, ठीक है। कोई से भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एक्चुअली होता क्या है? द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। वो दो ऑब्जेक्ट, कोई दो प्लैनेट हो सकते हैं, कोई दो गैलेक्सीज में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक अर्थ और एक सन हो सकता है, कोई भी दो प्लैनेट्स हो सकते हैं, अर्थ और मून हो सकता है, कोई भी दो प्लैनेट, कोई भी दो चीजें हो सकती है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट आपके सामने रखे हुए दो कोई छोटे पत्थर भी हो सकते हैं। कोई भी चीज को हम इमेजिन करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यही हमारा ग्रेविटेशन है, ठीक है। सो द फिनोमेना of attraction between any two objects of any size, shape, mass in the universe, that is gravitation. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं है, इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि एक ऑब्जेक्ट तो हमारा कोई सा भी है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है, जैसे अर्थ के ऊपर ये कोई सा ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है। तो जब हम अर्थ और किसी अदर ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी सर्टेन हाइट से नीचे गिरता है, नीचे जब गिरता है तो ये ऑब्जर्व करा गया है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपने उसे ड्रॉप करा, ठीक है। ड्रॉप जब हम करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाती है। जैसे ही आपने ड्रॉप करा, नीचे से फोर्स अप्लाई हो रहा है ग्रेविटी का, ठीक है। उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या होता है? उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ओके। इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है अर्थ पे वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप किया है, उसकी हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तभी हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ओके। मतलब वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो जैसे ही ग्रेविटी की तरफ आ रहा है तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, ओके। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसकी जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ जो अब हमें पता पड़ा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब नई चीज आ गई। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके लिए न्यूटन ने अपना एक लॉ बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट उसका मास कह दे हम m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मास कह दे हम m2 है, और उन दोनों के बीच में दूरी है सपोज r डिस्टेंस की, उन दोनों के सेंटर्स के बीच में, ठीक है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में दूरी r है, उन दोनों के मासेस m1 m2 हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, ठीक है। m1 m2 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ओके, m1 into m2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मासेस ज्यादा लेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। मासेस अगर हम बहुत छोटे छोटे लेंगे तो वो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम लगेगा, ठीक है। इसीलिए ग्राउंड पे जो हमारे सामने सपोज एक ग्राउंड है, उस पे कोई दो पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बल्कि वो होता है,
ठीक है, लेकिन हमें ऐसा फील नहीं होता, हमें ऐसा नहीं लगता कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास पास आते जा रहे हैं समय के साथ में, ठीक है, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन क्योंकि उनके मासेस बहुत कम है इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, इसका मतलब r की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो F की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट्स पास में रहेंगे, ठीक है, अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स पास में हैं तो उनके बीच का फोर्स ज़्यादा है, और अगर वो ऑब्जेक्ट दूर दूर हैं तो उनके बीच का फोर्स भी कम रहेगा, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of the masses, ठीक है, ये जो फोर्स है it is directly proportional to the product of the masses between their centers, product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between their centers, okay, और inversely proportional है square of the distance between their centers, ठीक है। The direction of force is along the line joining the center of two object, ठीक है। अब फोर्स है, ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये दोनों ही फोर्सेस, ये जो लाइन जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करती है उस पे उसकी तरफ अलाइन रहेगा, दोनों ही सेंटर की तरफ रहेंगे, इसीलिए हम इसे सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ओके, इसीलिए हम इसे सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ओके। तो अब हम इसी चीज को और प्रॉपरली लिख लेते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को कंबाइन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर जो मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो है कैपिटल जी। कैपिटल जी इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, उसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ओके। तो m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा फोर्स का, ठीक है, क्लियर। सो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे m1 और m2 है, इन दोनों के बीच में एक्चुअली प्रोडक्ट है m1 into m2 है अपॉन r², ओके। एक्चुअल आपका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद रख के रखिएगा, हर बार हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। अब हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि मासेस, हमने किसी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके मासेस अगर हमने डबल कर दिए, ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा। अब देखो अगर हमने मासेस डबल कर दिए तो 2 × 2 4 हमने बाहर निकाल लिया, जी m1 m2 अपॉन r²। इसका मतलब जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह से हम डिस्टेंस को डबल कर दें, डिस्टेंस को डबल करेंगे तो क्या होगा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में डिस्टेंस को डबल करा, F इज इक्वल टू जी m1 m2, डिस्टेंस को डबल करा मतलब वो 2r² हो गया। इसका मतलब अब 1/4 को हमने बाहर कर दिया, m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा 1/4 जी m1 m2 अपॉन r², ठीक है। सो दिस विल बी द फोर्स, क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये देखेंगे कि यूनिट क्या होती है जी की और वैल्यू क्या होती है जी की। सबसे पहले हम उसकी यूनिट निकालते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है जी m1 m2 अपॉन r², ठीक है, इसको हम जी की टर्म्स में निकाल लेते हैं, F r² अपॉन m1 m2, ठीक है। F की यूनिट क्या होती है, F फोर्स है, फोर्स की यूनिट, यस आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इट इज न्यूटन। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, डिस्टेंस F r² है इसलिए ये मीटर स्क्वायर हो गया,
और मास की जो SI यूनिट होती है वो kg होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ऐसे ही हम उसकी CGS यूनिट भी देख सकते हैं, वो हो जाएगी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब G की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, G की एक्सपेरिमेंटल, अब ये जो कांस्टेंट निकला था G, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो वो निकली हमारे पास में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये है हमारी G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू। ठीक है, ओके। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमारी काफ़ी नेचुरल चीज़ें जिनको हम देख पा रहे थे उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करा, ये हमारे लिए बहुत सपोर्टिव निकला। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि क्यों कोई भी अर्थ पे सारी चीज़ें अट्रैक्टेड रहती हैं, कोई भी चीज़ हम गिराते हैं तो वो ज़मीन पे ही क्यों गिरती है, ये सभी चीज़ें ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन की गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, वो अर्थ से अट्रैक्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से है। ओके, अगर एटमॉस्फेयर अट्रैक्टेड है अर्थ की तरफ तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से है। ओके, अब जो रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, अर्थ पे जो वाटर का जो फ्लो होता है या जो रिवर्स फ्लो होती है, ये सब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर rainfall, snowfall on the earth or the flow of water in rivers due to the gravitational flow force of earth on water। ठीक है, मून जो अट्रैक्टेड है अर्थ की तरफ वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा अर्थ है, और उसके पास में छोटा सा मून है, ठीक है, तो अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है इसलिए मून हमें लगता है कि अर्थ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अर्थ का मास ज़्यादा है इसीलिए हमें ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ पे अगर कोई भी चीज़ हम गिराएं तो वो अर्थ की तरफ ही जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हमारे पास में कोई अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये कह रहा है कि अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होता है और अर्थ भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है। इट इज ट्रू, लेकिन हमें ये फील होता है कि जैसे सिर्फ अर्थ ही ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा क्यों? ओके, ऐसा हमें इसलिए फील होता है चिल्ड्रन क्योंकि अर्थ का मास उस ऑब्जेक्ट के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ओके, तो अब इसमें फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, तो इन दैट केस अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ को अपनी तरफ खींच भी रहा है तो उसका मास इतना कम है कि वो चीज काउंट ही नहीं हो पाती, उसका इतना इफेक्ट ही नहीं हो पाता, इफेक्टिव ही नहीं हो पाती है वो। ठीक है, अभी जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि मून है, मून के और अर्थ के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब ये चीज हमें टाइड्स में भी दिखती है। ठीक है, जो हमारे पास में हाई टाइड या लो टाइड आती है उसमें क्या होता है, मून की जो ग्रेविटी है उसकी तरफ अर्थ से पानी अट्रैक्ट होने लग जाता है, तो अर्थ का जो पानी है उसे मून अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हमें हाई टाइड या लो टाइड मिलती है। ठीक है, अब जो ये सन है, सन के आसपास हम ये कहते हैं कि सन है और उसके आसपास सारे के सारे प्लैनेट्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन है ये भी ग्रेविटी की वजह से है, ये भी सब जो अट्रैक्शन है ये भी ग्रेविटी की वजह से है। तो कितने सारे बेसिक फिनोमेना, बेसिक जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे वो हमें इस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करने को प्रॉपरली मिला है। दैट्स वाई इसीलिए ये वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। दूसरी चीज़ एक और मैं डिस्कस करती हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास में अर्थ है,
ठीक है, अर्थ के पास में मून रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में उसे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि अर्थ और मून के बीच में है, ये एक्चुअली रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, जिसकी वजह से मून है वो सन अर्थ के आसपास घूम रहा है, अर्थ है वो सन के आसपास घूम रही है। ओके, तो ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है उन दोनों के बीच का। ओके, सो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ग्रेविटी का। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं डाल रही हूँ वो सब आप देख पाएँ। थैंक यू चिल्ड्रन।